साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी सेवा में एक नई वीडियो सीरीज़ पेश कर रहे हैं जिसका शीर्षक है भारत में ईवीएम को ख़त्म करने के सरलतम, सस्ते, अचूक एवं गारंटेड उपाय। इस वीडियो सीरीज़ को हमने 3 एपिसोड में बांटा है। पहले एवं दूसरे एपिसोड में हमने भारत में ईवीएम के विरुद्ध हो रहे आंदोलन तथा अन्य आंदोलनों की असफलता के मूल कारणों पर प्रकाश डाला है ताकि आप समझ सकें कि भारतीय शासक वर्ग की आम जनता के दिलो दिमाग पर कितनी पकड़ है। हमारे प्रस्तुतिकरण तकनीकी एवं अकादमी स्वरूप के होते हैं, अतः हम एक आलेख तैयार कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इसका लाभ ये होता है कि हम कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। पहला एवं परिचयात्मक एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई वर्षों से भारत में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराने का आंदोलन चल रहा है। इन दिनों यह आंदोलन उग्र नज़र आता है, लेकिन भारतीय शासक वर्ग का वो घटक कंपोनेंट जो बीजेपी के नाम से जाना जाता है और केंद्रीय सत्ता पर काबिज है, ईवीएम से ही चुनाव कराने पर अड़िग है और ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन को बुरी तरह से कुचलने पर आमादा है। भारत की कथित सिविल सोसाइटी, बुद्धिजीवी वर्ग एवं जागरूक कहे जाने वाले नागरिक जो कि ईवीएम से चुनाव नहीं करवाने की सलाह भारतीय शासक वर्ग के सत्तासीन घटक को देते आए हैं, विरोध प्रदर्शन करते आए हैं, किंतु यह शासक वर्ग इनकी सलाह को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर वैज्ञानिक, तकनीशियन एवं साइबर विशेषज्ञ ने भी उनके द्वारा बनाई गई ईवीएम मशीनों द्वारा अनेकों बार प्रदर्शन यानी डिमॉन्स्ट्रेशन करके ये बताने का प्रयास किया है कि जैसा कि शक किया जाता है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, वोटों की हेराफेरी की जा सकती है। इस विवाद का अगला मुद्दा विधि शास्त्रीय, राजनीति शास्त्रीय एवं लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित है। इन क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों का कहना है कि जैसा कि लोकतंत्र में स्थापित सिद्धांत है, चुनाव भयमुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी होना चाहिए। हमारा मानना है कि ईवीएम से चुनाव कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अर्थात एक मतदाता इस बात से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हो पाता है कि जिस उम्मीदवार के पक्ष में उसने अपना मत व्यक्त किया है वो उसी उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा। इस मुद्दे पर एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी धीमान विजय मानकर जी, जो एम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष हैं, वे विधिक, संवैधानिक तथा तकनीकी पहलुओं पर अपने विचार इस प्रकार से रखते हैं जो बहुत मजबूत हैं। अनेक बातों के अलावा उनका कहना है कि जब निर्वाचन आयोग इस मशीन का उपयोग कर रहा है तो उसकी संवैधानिक एवं विधिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इस मशीन का सक्षम प्राधिकारी अर्थात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसकी परिशुद्धता के विषय में प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन एवं पेटेंटीकरण कराए, जो कि एक विधिक एवं संवैधानिक अनिवार्यता है जो नहीं कराया गया है। अतः विजय मानकर जी का कहना है कि इस विधिक अनिवार्यता के अभाव में प्रथमता तो यह कि ईवीएम मशीन अवैध है, दूसरे यह कि इसके माध्यम से कराए गए चुनाव भी अवैध हैं। मानकर जी ने एक दलील और भी दी है कि
कि वे तकनीशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो चुनाव के पूर्व इन मशीनों को रिफ्रेश कर उन्हें रीलोड कर आगामी चुनाव के लिए तैयार करते हैं, वे निर्वाचन आयोग एवं अथवा सरकार के जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी नहीं हैं। वे निजी कंपनियों के होकर ठेके पर लिए जाते हैं, जो तीसरा पक्ष थर्ड पार्टी होता है। इस अवस्था में, इस नैतिक पतन के युग में एवं स्वार्थपरायणता के युग में इस बात का विश्वास नहीं किया जा सकता कि वे साइबर क्राइम नहीं करेंगे, मशीनों में अवैध सेटिंग या हेराफेरी नहीं करेंगे। इस प्रकार से एक खुलासा और भी हुआ है। वह कंपनी या संस्थान ईवीएम मशीन का उत्पादन करती हैं, मशीन से संबंधित चिप्स का निर्माण करती हैं, उसमें बीजेपी के पदाधिकारी प्रभावकारी पदों पर पदस्थ हैं। यह अवस्था मशीन में रीसेटिंग कर मतों में हेराफेरी की संभावना को जन्म देती है। इस मुद्दे का तीसरा पक्ष विश्व जनमत यानी वर्ल्ड ओपिनियन से है, अर्थात विश्व के सभी बड़े और विकसित देशों ने बहुत पहले ही ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। एक बात बड़े ही कटाक्ष के रूप में कही जाती है कि इस मशीन का आविष्कार करने वाले देश जापान ने भी बहुत पहले ही इस मशीन से चुनाव कराने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इस मामले में एक यांत्रिक तकनीकी सैद्धांतिक पहलू यह भी है कि मानव निर्मित एक मशीन के विषय में कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि अमुक मशीन फूल प्रूफ है, दोष रहित है, इसे दूषित नहीं किया जा सकता, इसमें डाले गए फीडेड आंकड़ों में हेराफेरी नहीं की जा सकती। जबकि निर्वाचन आयोग दावा करता है कि उसकी ईवीएम मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिद्धांततः यह दावा गलत है। हमारा यहाँ यह भी कहना है कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसके संविधान का रक्षक अपहोल्डर है, और जब संविधान में यह स्थापित सिद्धांत निहित है कि हर हालत में चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक एवं पारदर्शी हो, तो जब ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है, दूसरी बात यह है कि जब ईवीएम के विरुद्ध सारा विश्व जनमत वर्ल्ड ओपिनियन है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि ईवीएम के विरुद्ध याचिका दर्ज होने पर एक ही सुनवाई की तिथि में इसे स्वीकार कर ईवीएम से चुनाव करवाने की प्रक्रिया को अवैध, गैर संवैधानिक एवं गैर लोकतांत्रिक घोषित कर देना चाहिए था। जबकि इस मामले में दशकों से याचिकाएं लंबित हैं। अतः ये अवस्था हमारे लिए एवं संभवतः देश की सिविल सोसाइटी, बुद्धिजीवियों एवं अन्य जागरूक नागरिकों के लिए दुख एवं आश्चर्य की बात है। भारतीय शासक वर्ग का वह घटक जो इन दिनों केंद्रीय सत्ता पर सत्तासीन है, उसका ईवीएम मशीन के प्रति लगाव, उसका इस मामले में तानाशाही एवं अड़ियल रवैये का क्या रहस्य है, इन सब बातों का हमने हमारी YouTube चैनल पर शीर्षक शासक वर्ग जो भाजपा के नाम से जाना जाता है 50 वर्ष तक सत्ता पर रहने में सक्षम है से एक 3 भागों में वीडियो सीरीज प्रसारित की है। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर इस वीडियो सीरीज को देखने, सुनने, समझने का कष्ट करें। इसमें वैज्ञानिक तार्किक आधारों पर एवं गणितीय आंकड़ों के साथ प्रमाणित किया गया है कि किन किन हथकंडों को अपनाकर शासक वर्ग का वो घटक जो
बीजेपी के नाम से जाना जाता है, जीतने लायक मतों की संख्या को एक प्रणाली अर्थात सिस्टम के रूप में प्राप्त कर हमेशा ही चुनाव में विजित रहता है। यही कारण है कि वह बड़े ही आत्मविश्वास से स्वयं को तानाशाह समझने लगा है और डंके की चोट पर ईवीएम से चुनाव करवाने पर अड़िग है। अब हम पुनः वीडियो की विषय वस्तु पर आते हैं। इस विषय पर हम अपने विचार व्यक्त करें इसके पहले कुछ आधारभूत बातों को बताना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, भारतीय शासक वर्ग स्वयं को अब जनप्रतिनिधि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझकर वो स्वयं को अधिनायक राजा यानी किंग समझता है। अतः स्वाभाविक है कि वो आम जनता को अपनी प्रजा, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, समझता है। ज्ञात हो कि मध्ययुगीन काल में एक अवधारणा थी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ द किंग एंड द सब्जेक्ट प्रचलित थी। भारतीय शासक वर्ग का वो घटक जो इन दिनों केंद्रीय सत्ता पर काबिज है, इस अवधारणा को आज भी मानता है, उसे अपनाता है। राजा को अपनी एकाधिकारवादी सत्ता को स्थायी रखने के लिए, अपनी विलासिता को कायम रखने के लिए यह अनिवार्य होता है कि वो अपनी प्रजा अर्थात सब्जेक्ट्स या मानसिक गुलामों को सदा ही मानसिक गुलाम बनाकर रखे। यहाँ विद्वान श्रोताओं को एक गूढ़ रहस्य बताना और भी रुचिकर होगा। वह यह कि भारतीय शासक वर्ग राजा कभी कोई गलती नहीं करता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द किंग नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग के सिद्धांत को भी मानता है। यही कारण है कि यह शासक वर्ग संविधान एवं कानूनों को धत्ता बता कर धड़ल्ले से ऐसे अनेकों कार्य कर रहा है, निर्णय ले रहा है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसकी अधिनायकवादी, पुरोहितवादी, पूंजीवादी सत्ता स्थापित होती रहे, उसकी असीमित भोग विलासता भी जारी रहे। इस बाबत यहाँ कुछ खास बातें बताना प्रासंगिक होगा, जैसे कि ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था की ओर देश को ढकेलना, पूंजीवाद एवं कारपोरेटवाद, निजीकरण को बढ़ावा देना, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर उन्हें अपने शासकीय राजकीय हितों में दुरुपयोग करना, भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट कर देश को धर्मांधता, धर्मोन्माद, पाखंडवाद की ओर ले जाना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर समाज में नफरत एवं हिंसा को बढ़ावा देना, बेतरतीब बेढंगेपन से नोटबंदी के आदेश पारित करना, बेतरतीब और बिना किसी तैयारी के जीएसटी प्रणाली को लागू करना, कॉरपोरेट घरानों को एक तरफ बेतहाशा कर्ज देना, दूसरी तरफ इन भारी भरकम कर्जों को माफ़ कर देना, अपार धन एकत्र करने के दुराशय से इलेक्टोरल बॉन्ड प्रथा को लागू करना, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है। जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय तक इस मामले में बड़े बड़े आपराधिक षड्यंत्रों का खुलासा हो चुका है, जहाँ तक कि शत्रु देशों से एवं जुआ खिलाने वाली कंपनियों से भी हजारों करोड़ों रुपयों की घूस लेने की बात उजागर हो रही है। हिंदू राष्ट्र एवं रामराज के काल्पनिक नारों की आड़ में भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट कर ब्राह्मणवाद को देश में स्थापित करना, भारी मात्रा में सरकारी खजाने से धन निकालकर उसे झूठे
प्रोपेगंडे एवं प्रचार प्रसार में बर्बाद करना, विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ऐसी योजनाएं कार्यक्रम चलाना जिनसे कि गरीब 90% शासित वर्ग और गरीब होता रहे एवं अमीर 10% शासक वर्ग और अमीर होता रहे। इनका सबसे अच्छा उदाहरण मनरेगा एवं 85 करोड़ आम जनता को मुफ्त में अनाज देते रहने की योजना इत्यादि। अब प्रश्न उठता है कि जब उपरोक्त दुखद अवस्थाएं हैं तो इस पुरोहितवादी अधिनायकवादी भारतीय शासक वर्ग पर संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए किस प्रकार का एवं कितना दबाव डाला जाए कि वो ईवीएम से चुनाव बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का आदेश पारित करे। भारत में सरकार के निर्णयों के विरुद्ध एवं अपनी मांगों को मनवाने के आम जनता इत्यादि के जो क्रियाकलाप होते हैं, जिन्हें एक प्रथा चलन के रूप में आंदोलन, धरना, रोड रोको, रेल रोको आंदोलन, भूख हड़ताल, हड़ताल, रैली, पुतला दहन इत्यादि के नामों से जाना जाता है। लेकिन भारत में आम जनता इन सब बातों को इतने व्यापक पैमाने पर एवं इतने उग्र रूप से संगठित हो कर नहीं पाती है कि शासक वर्ग को सत्ता गंवाने का डर सताने लगे या उसका कोई बड़ा नुकसान होना आसन हो, ताकि उन्हें बचाने के लिए शासक वर्ग जो सत्तासीन है वांछित मांगों को मान ले, लिए गए निर्णयों को वापस ले ले। भारत में इस अवस्था का कारण यह है कि हमने पूर्व में कहा है, भारत की अधिकतर आम जनता को शासक वर्ग ने अपना मानसिक गुलाम, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट्स कहते हैं, बना रखा है। इस शासक वर्ग ने शुरू से ही आम जनता को ना तो सुशिक्षित ही किया है, ना जागरूक ही किया है और ना ही आधुनिक युग के मान से उसमें वैज्ञानिक, तार्किक एवं हेतुवादी चेतना का संचार किया है। इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि भारत की आम जनता एक तरफ अपने मूलभूत मानवाधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों को ना तो जानती है और ना ही समझती है। इतना ही नहीं, जैसा कि हम अक्सर कहा करते हैं, इस पुरोहितवादी भारतीय शासक वर्ग ने आम जनता को धर्मांध, धर्मोन्मादी, अंधविश्वासी, कर्मकांडी, भाग्यवादी बना डाला है। यही वे कारण हैं कि भारत की आम जनता हमारे द्वारा पूर्व में वर्णित बातों को जान समझ नहीं पाती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हमारा ईवीएम को खत्म करने के सरलतम, सस्ते, अचूक एवं गारंटेड उपाय शीर्षक से वीडियो सीरीज का प्रथम एवं परिचयात्मक वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ मौलिक जानकारी प्राप्त हुई है एवं आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।